तो इसकी हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक साथी ने बताया कि भाई ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये अच्छा है। तो हम नॉलेज स्किल और एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, जो हमारे जो फार्मर थे पहले ये सोचते थे कि ये जो रंग बिरंगे जो शिमला मिर्च हैं, वैसे टॉपिक तो ये हॉर्टिकल्चर का है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि नॉलेज की एटीट्यूड में भी कैसे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले जो हमारा फार्मर था ये सोचता था कि सारी की सारी भी ये पिक्चर ही में ही होता है, ये रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एफर्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट हैं, तो उन्होंने इस सारी चीज़ों को पॉसिबल किया और हमारे जो स्टेट के अंदर भी इस टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एटीट्यूड पहले फार्मर का ये था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है या उनके लिए अलग से कोई प्रोग्राम लेके आए, तो कैंप लगाए, अवेयरनेस कैंप लगाए, फील्ड डे लगाए, तो जिससे कि क्या है कि जो फार्मर की नॉलेज है वो उन्होंने इंक्रीज की कि कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और स्किल के लिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए कि भाई आपको ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर लगाना है या कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कैसे इसकी सोइंग करनी है, कोई सीड ट्रीटमेंट करना है या प्लांटेशन करनी है, कैसे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ। तो इस प्रकार आप एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, ये कौन सी क्रीम है? फेयर एंड लवली। लेकिन आज इसका जो नाम है ना, फेयर एंड ग्लो हो गया शायद, या फेयर एंड लवली आता है? हाँ जी। तो ये देखिए, यदि आप इस फोटो को देखेंगे, ये फेस के लिए आप तरफ आप देखेंगे, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट का जो काम करते हैं सबसे पहले वो क्या चेंज करते हैं? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या चेंज किया इस फेस को? यदि आप फोटो को देखोगे, फोटो में फेस है, तो इन्होंने ये दिखाया है कि इससे पहले ऐसा है फेस। यदि आपने 7 दिन लगा दिया, 7 दिन यदि आप फेयर एंड लवली क्रीम लगाएंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एटीट्यूड चेंज किया कंज्यूमर का कि आपको ये क्यों लगानी चाहिए। उसके बाद हम बात करें नॉलेज की, जैसे तेल था भाई कितनी लगानी चाहिए, 2-3 ड्रॉप है या कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। उसके बाद स्किल क्या है कि भाई आपको लगाने के बाद कैसे उसको रब करना है और कैसे उसको लगाना है, दैट इज स्किल। तो इस प्रकार ये फोटो हमने इसलिए लगाई है कि जिससे हम आप लोगों से डिस्कस कर सकें और थोड़ा सा इसको आपको याद भी रहे। अच्छा, हम बात करें यदि, क्योंकि हम बात करें एजुकेशन की, हमने बताया आप लोगों को एजुकेशन एक्सटेंशन एक एजुकेशन होती है। डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर के कंपोनेंट के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि एटीट्यूड है, नॉलेज है, स्किल है। तो हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइप की एजुकेशन होती है? 2 टाइप की एजुकेशन होती है। कोई एक से कोई एग्री है एक टाइप की एजुकेशन से? दो से कौन कौन सी होती है? 2 टाइप की, फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। और चलो आपने कुछ तो बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आपने बतानी थी, जो एजुकेशन का जिसका पार्ट है वही आप भूल गए। हाँ, तो ये बोल देते ना दिए नीचे अंधेरा हो गया, ये तो वैसी बात हो दी। तो आपने जो बताया है फॉर्मल इनफॉर्मल है, ये ठीक है, लेकिन जो आपने बताया वो आगे एग्जाम्पल हो गए कि स्कूल वाली कौन सी है, पेरेंट्स वाली कौन सी है, सोसाइटी वाली कौन सी है। तो जो हमारे सिस्टम के अंदर जो एजुकेशन है वो 3 टाइप की एजुकेशन होती है। एक होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, और जो चीज आप लोग स्किप कर रहे हैं, जो एजुकेशन का जिसका पार्ट है, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आप लोगों को जो एजुकेशन आप लोग कर रहे हैं, जो लोग आप लोग फील्ड के अंदर जो एजुकेट करते हैं फार्मर को, उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि भी फॉर्मल एजुकेशन ये होती है, नॉन फॉर्मल ये होती है, इनफॉर्मल ये होती है। जैसे जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन होती है, मान लो कि आप नर्सरी से लेके आपने यूजी पीजी और डॉक्टरेट की, वो सारी की सारी जो सिस्टम हमारे एजुकेशन का, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो आपने बताया वो फॉर्मल एजुकेशन है। और जो दूसरी इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हम किससे सीखते हैं?
हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे छोटों से, हमारे ऑफिस का कोई स्टाफ है उससे सीखते हैं, या कहीं आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से सीखते हैं, या कोई ग्राउंड है, मान लो प्ले ग्राउंड है, वहाँ से जो आप सीखते हैं। तो इस टाइप की जो एजुकेशन आउट ऑफ फॉर्मल सिस्टम, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की चार दीवारी से बाहर जो आप सीखते हैं, अपने समाज से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, और या फिर आपका जो प्लेग्राउंड है, या फिर आपका कहीं काम जो आप करते हैं ऑफिस के अंदर, वहां से जो आप सीखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस रह सकते हैं कि कितने टाइप की एजुकेशन होती है। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे हमने दो तीन एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे जब भी हम लोग कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो उसको साइन इन करने के लिए एक जीमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिए, मतलब मेरे पेरेंट्स ने है, मेरे फादर साहब ने मोबाइल लिया, तो वो ये बोल रहे हैं भाई कैसे चलाना है, बीच में कैसे चलाना, सिम डाल दो। इसमें सिम डालने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। तो हम आईडी बना देते हैं, फिर मतलब कि जो हमारा पेरेंट्स गार्जियन को ये बता देते हैं कि ये इसकी आपकी जीमेल का ये लॉगिन आईडी है, ये आपका पासवर्ड, आप इसको कहीं लिख लो। लिखने का क्या फायदा है, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो भविष्य में यदि आप इसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट आपने सेव किए हैं उनको दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा बेनिफिट ये रहेगा। तो इस प्रकार क्या है कि हमने हमारे जो भी एल्डर हैं, जो बड़े हैं, उनको हमने कोई एजुकेट कर दिया, या उनको किसी चीज की जरूरत थी, तो वो सारी की सारी कौन सी हुई, एजुकेशन हुई इनफॉर्मल। कई बार जब कोरोना का, जैसे हम फोन पे है, फोन पे को यूज करते हुए कोई हमने फ्यूल डलवाना है गाड़ी के अंदर, या कोई हमने एलआईसी की पेमेंट करनी है, कोई दवाई लेनी है, इवन कोई सब्जी की यदि हमने मतलब कि लेनी है, तो उस टाइम हम क्या कि क्यूआर कोड स्कैन कर देते हैं और उसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो जो हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, या जब हम लोग इसको यूज नहीं करते थे, मान लो कि आप में से कोई करता हो, मतलब मैं नहीं करता, तो मैं आप लोगों से पूछूं भाई कैसे करते हो। भाई आपको पहले तो ये स्कैनर है, ये खोलना पड़ेगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो 6 डिजिट का या 4 डिजिट का आपका पिन है वो एंटर करना है आपने, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, भाई किसी को आपने ये पिन है किसी को बताना नहीं है, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इवन आजकल तो फोन पे, गूगल पे है ना, आपने देखा होगा, जो मतलब बीफ वगैरह मांगते हैं वो कई बार हमें ना पहले बहाना बना देते थे, भाई खुले पैसे नहीं है। तो आजकल क्या है, जैसे वो कटोरा ले रहे हैं तो उल्टा कर देते हैं, क्योंकि स्कैन कर दो जी। तो आजकल ये है मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब यूज कैसे करना है। और कल जैसे मैं मार्केट नीलो खेड़ी में गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, तो एक बुजुर्ग सा है मेरे पास, बोले जी 5 रुपए दे दो। मैं बोले 5 रुपए तो है नहीं है, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है तो ये पी ले, या चाय पीनी तो मैं चाय बोल देता, मैं ना जी मेरे को तो 5 दे दो। मैं बोले पैसे तो मैं नहीं दूंगा। तो उस टाइम मैं मोची के पास खड़ा था, इनका सर एक बात और बताऊंगा आपको मैं क्या, इनका है ना, ये है ना पहले 5 रुपए खुले भी रखता है, कोई 10 दे देगा ना, ये आप ये बोल रहे खुले नहीं है, तो 5 रुपए आपको पकड़ा देता, अगर 10 मेरे को दे दो। तो इस प्रकार की मतलब कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे अगले को काउंटर करना है, इस टाइप की भी जरूरत है। तो सारी की सारी जो हम मतलब हमारे छोटे बड़ों से, समाज से सीखते हैं, वो सारी की सारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। यदि हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, जो आप लोग करते हैं, जो फार्मर को आप एजुकेट करते हैं, ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन उसका एक एग्जांपल है, और ये अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट। और ये जो हमारी स्कूल कॉलेजेस की चार दीवारी होती है, उसके बाहर की जो एजुकेशन होती है उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और ये मान लो किसी फार्मर को है, ये मान लो कि हम कुरुक्षेत्र करनाल की बात करें, डायरेक्ट सीडेड राइस पे बड़ा जोर है। तो डायरेक्ट सीडेड राइस की यदि आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पर वीड की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मान लो किसी फार्मर को कोई समस्या है, आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वीड की यदि उसको ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट, क्योंकि उससे क्या है कि बहुत सारा उसको लॉस हो रहा है वीड के कारण, उसकी जो एल्ड है वो कम हो रही है, तो उस एजुकेशन की उसको जरूरत है, वो आप लोगों ने वो ट्रेनिंग करवा दी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन की जो हमने बात की कि जो फॉर्मल एजुकेशन आपकी स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन होती है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट। और जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर की जो एजुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। ये देखिए आप, जिसमें चार दीवारी के अंदर होती है, ये चार दीवारी से बाहर होती है। और
जो फॉर्मल एजुकेशन है, मान लो कोई 10th का बच्चा है, +2 का है, या आप लोग ग्रेजुएशन है, तो आपका जो ग्रुप है वो होमोजीनियस रहेगा। मान लो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, या सेकंड सेमेस्टर में, या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो जो आप लोगों की जो नीड है और आपका जो इंटरेस्ट है वो एक जैसा रहेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ जो क्यूरिकुलम है वो फिक्स रहता है कि भाई जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का कोर्स आएगा, निमेटोलॉजी का आएगा, प्लांट पैथोलॉजी का आएगा। इस प्रकार कोर्स फिक्स होते हैं और वहाँ पे टाइम टेबल फिक्स होता है, कोर्स फिक्स होता है कि इसमें 10 चैप्टर आएंगे, 8 चैप्टर आएंगे, तो उसके हिसाब से स्टडी होती है। उसके अंदर क्या है कि होमोजीनियस रहता है जो गोल है। लेकिन जो आपका फार्मर है, मान लो अपने डीएसआर पे आप लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कहीं हमारे साथी बोलते हैं भाई मेरे को है ना सीड ट्रीटमेंट का नहीं पता, कोई ये बोल देगा कि जी मेरे को तो वीड कंट्रोल कैसे करना है ये नहीं पता, कोई ये कह देगा मेरे को जो इंसेक्ट लगा हुआ है क्रॉप के अंदर मेरे को तो उसके बारे में जानना है। तो उससे क्या हो गया, इंटरेस्ट अलग अलग हो गया और जो आपका ग्रुप है वो हिट्रोजीनियस हो गया। दूसरा क्या है, यदि ग्रुप के अंदर क्या है कि एज भी मतलब कि मायने रख सकती है, उनका एक्सपीरियंस है वो भी मायने रख सकता है, उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार जो क्यूरिकुलम उसके अंदर फिक्स होता है फॉर्मल एजुकेशन में कि आपके 10 चैप्टर रहेंगे, 10 चैप्टर में से आपका जो 70 नंबर का आपका जैसे ही आपका एग्जाम रहेगा, 30 नंबर की आपकी असाइनमेंट रहेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। और जो कम्युनिकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूल कॉलेजेस में होता है वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ होता है, लेकिन इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे हो सकता है। और जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर जो मान लो कोई टीचर लेक्चर देता है तो स्टूडेंट ज्यादा बोलते हैं या टीचर ज्यादा बोलता है, टीचर बोलता है। और इसके अंदर जो रेशियो है 70 to 80%, 20 to 30% हो सकता है फॉर्मल में, लेकिन इसमें ये 50-50 भी जा सकता है। तो इस प्रकार आपको क्या है, आपको यही करना है यदि आप, क्योंकि आप लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट हैं, तो बहुत सारी आपने एनर्जी नहीं लगानी है फील्ड में। कि मान लो आपकी ट्रेनिंग के अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड या प्रोग्रेसिव फार्मर आ जाता है, तो आपने ना उससे ही ज्यादा बुलवाना है। यदि वो उनको बताएगा, फार्मर को फार्मर बताएगा, तो उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और उसमें फिर दूसरी बात क्या है, कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई नई प्रैक्टिस है या नई रिकमेंडेशन कुछ आ रखी है, फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। भाई पहले वीड कंट्रोल के लिए आपने भी राउंड अप लगाते थे, राउंड अप के साथ आपने दूसरी वीडिसाइड लेना है। यदि आप दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो इससे ज्यादा कंट्रोल रहेगा। तो जो फार्मर बता रहा है, जैसे आजकल आप लोग जोमेटो जोमेटो तो यूज करते होंगे सभी के सभी, जोमेटो पे पिज्जा भी ऑर्डर करते होंगे। और पिज्जा जब आप लोग ऑर्डर कर देते हैं उसमें एक एड ऑन का ऑप्शन आता है, चीज एड ऑन। बस चीज यदि आपने ऐड करना है तो 30 रुपए लगेंगे। तो इसी प्रकार जो फार्मर बता रहा है उसमें आपने सिर्फ ऐड करते रहना है, और इस प्रकार की आपको स्ट्रेटजी ये भी बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सा एग्जाम डिफरेंस था फॉर्मल के अंदर और इनफॉर्मल के अंदर, सॉरी नॉन फॉर्मल के अंदर। यदि हम कंसेप्ट की बात करें, जो एक्सटेंशन का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1866 के अंदर। फिर यूनिवर्सिटीज ने ये सोचा कि जो हमारे पास रिसर्च हो जाती है उसको फर्दर जो हमारा क्लाइंट है, जो स्टेक होल्डर है, उसके पास कैसे पहुंचाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन एजुकेशन की जो पहली बार यूज किया गया 1873 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। और जो इंडिया के अंदर जो जितने भी एक्सटेंशन वर्क जो स्टार्ट हुआ वो 1920 में गुड़गांव के अंदर FL ब्राइने जी ने किया। और क्योंकि इसमें हमने पंजाब लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम जो हरियाणा था हमारा पंजाब का ही पार्ट था, 1966 में हम पंजाब से अलग हुए, इसलिए जो पुराने जो किताबें हैं उनमें पंजाब का जिक्र है, वहां हरियाणा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे पंजाब लिखा हुआ है। और यदि हम डिटेल में बात करें कि कंसेप्ट क्या है एक्सटेंशन का, क्योंकि आप लोग फील्ड के अंदर रहते हैं, आप लोगों को पता है कि हर आदमी का पोटेंशियल अलग अलग होता है, और हर आदमी को ये पता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। और जैसा कि हम बोल रहे थे ना, भी लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जो डेवलपमेंट है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जब आप लोग स्कूल कॉलेजेस के अंदर थे कि आपने बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने 4-5 दिनों में कम्युनिकेशन के लीडरशिप अलग अलग आपने लेक्चर अटेंड किए, तो बहुत सारी चीज़ें आपने नई भी सीखी है।
तो ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने भाई स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो आपने सीख लिया दैट इज अनफ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और डेवलपमेंट किसी भी स्टेज में हो सकती है। और जो अडल्ट है वो सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं सुनता है, क्योंकि जो फार्मर है जिसका 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको लर्निंग से मतलब नहीं है। उसका जो मेन एजेंडा क्या है, उसका मेन एजेंडा क्या है कि मैं आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा है। तो भाई आपका प्रोडक्शन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज होगा, इसलिए वो ज्यादा आपको सुनना पसंद करेगा। यदि आपने वैसे ही कोई आप लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं फॉर्मल, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन उसकी प्रोडक्शन की यदि आप बात करेंगे या उसके प्रॉफिट की यदि हम लोग बात करते हैं तो वो आपको सुनना पसंद करेगा। इसलिए जो आपकी लर्निंग है प्रोडक्शन से रिलेटेड या उसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आप लोगों को ये प्लान करनी चाहिए। और जो मान लो कि आपने आज जैसे हम डीएसआर की बात करें तो डीएसआर पे आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग लगा दी, तो आप बोलेंगे भैया है ना डायरेक्ट सीडी ड्राइस है ना, इसको आप ट्रांसप्लांट ना करके सीधी बिजाई करो इसकी। लेकिन सीधी बिजाई आप लोगों ने करवा दी, उसके बाद आप लोगों ने कभी विजिट नहीं किया फील्ड का या फार्मर का, या गांव में आपने एक दो फार्मर जो पहले नहीं लगाते थे एक दो फार्मर को आपने मोटिवेट कर दिया। तो आपका काम ये तक नहीं है कि वहां तक आपने बिजाई करवा दी, उसके बाद यदि फर्दर उसको कोई समस्या आती है तो उससे फिर आपने कम्युनिकेट करना है। दूसरा कई बार ये बोलते हैं हमारे तो टाइम नहीं लगता जी, हमारे पास तो एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या है उनको अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यदि आपको इस टाइप की कोई समस्या आती है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि मैं फ़ोन नहीं उठाता तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना या वैसे मैसेज कर देना कि मैं उस गाँव से हूँ। तो कई बार हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आ जाती हैं तो हम अटेंड नहीं कर पाते इवन। लेकिन जब हमारे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो व्हाट्सएप के मैसेज को देख के हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो जो कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए लर्निंग। और उसके बाद फिर जो हमारा फार्मर है उसको ये पता है कि मेरे को कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी चीज़ मेरे काम की नहीं है, तो वो पर्सनल उसके जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सी चीज़ उसके काम की है कौन सी नहीं है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट थे, ये जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इस प्रकार आप इनका पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं। यदि आप पॉइंटों में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको ये जो 5 पॉइंट हैं ऐसे लिखने। और डेफिनेशन है, आपका जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है तो बहुत सारी डेफिनेशन उसमें है, तो आप कोशिश करें जो इजी से इजी डेफिनेशन है वो ही मतलब कि याद करें। और इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी। तो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन का, तो आप लोगों को असिस्ट करना है जो भी आपका क्लाइंट है जो फार्मर है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसके बारे में क्या करना है कि उसको ये पता लगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम वीट की बात करें, वीट के अंदर जो येलो रस्ट है उसका जो लेवल है ना वो ऑप्टिमम लेवल तक ना जाके थोड़ा सा कम रहता है। ऑप्टिमम मीन्स जो एक मतलब एक स्केल है उसको मतलब कि डिसाइड किया हुआ है कि यदि इससे ज़्यादा यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीरियस प्रॉब्लम रहेगी। और ऑप्टिमम मान लो कि ये बोल देते हैं एक प्लांट के ऊपर यदि 3 आपके इंसेक्ट मिलते हैं तो वो ऑप्टिमम लेवल है, यदि 4 मिल गए तो वो प्रॉब्लम भाई सीरियस होने लग रही है। यदि 2 तो उसको क्या है भाई फार्मर भी इग्नोर कर देता है। यदि उसको ज्यादा समस्या आ जाती है मतलब कि फार्मर कहते हैं मंडूसी आ गई येलो रस्ट आ गया, तो फिर वो सोचेगा कि मेरे को विद ऑप्टिमम लेवल से यदि ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है फिर वो सोचता है कि मेरे को स्प्रे करना है। तो इस प्रकार आपने उनको ये फील करवाना है, एनालाइज वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को करें कैसे उसका सॉल्यूशन करें, इसमें आप लोगों की भूमिका है। उसके बाद आपने जो लीडरशिप है लीडरशिप डेवलप करनी है, कैसे वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकें। और मतलब क्या है कि उनकी जो कोई समस्या है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, या भी आपसे बात करें या कोई ऐसा फार्मर आपने आपने उनको ऐसा बता दिया कि यदि कोई समस्या आती है भाई मलिक जी से मिल लो, या आपको कोई समस्या आती है भी रोहिला जी से बात कर लेना आप, या आप उनको अपना नंबर दे दे। या कोई ऐसी ऐप, बहुत सारी ऐप ऐसी आ गई हैं कि ऐसी कोई क्रॉप की ऐप है जिससे आप उनको बता दें कि एक आप अपने मोबाइल में ये कर लो, या आपके पास मोबाइल नहीं है तो बच्चे के मोबाइल में इंस्टॉल ये कर लेना। यदि कोई समस्या आए तो इसमें जैसे ही आप आपका फोटो डालोगे आपकी जो समस्या है
उसका कोई ना कोई आपकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। इस टाइप की लीडरशिप आपने डेवलप करनी है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च कोई ऐसी रिकमेंडेशन आ जाती है, क्योंकि ऑफिसर्स वर्कशॉप होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, हर साल में 2 बार होती है, रबी की और खरीफ की। उसमें आपके जो डीडीए हैं, एसडीओ हैं, साइंटिस्ट हैं जो एक्सटेंशन में केवीके में काम कर रहे हैं, वो लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं। एक तो डिस्कस ये करेंगे कि पिछले साल हमने क्या काम किया, कोई ऐसी रिकमेंडेशन, ऐसी कोई वैरायटी है या ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम आपके फील्ड में है, या मंडूसी की है, येलो रश है, दूसरी कोई समस्या है, तो उन्होंने वो रिपोर्ट कर दी पिछले साल कि इसकी भाई ज़्यादा समस्या है येलो रस्ट की। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, जो रिसर्चर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो फिर आगे रिकमेंडेशन देंगे कि येलो रस्ट के अंदर जो पहले हमने जो फंजीसाइड था या जो हमारी रिकमेंडेशन थी वो काम नहीं कर रही है, तो उसके फर्दर स्टडी करते हैं, तो नई रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद जो लोग जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं फील्ड में, या आप लोग अपने सीनियर को बताते हैं, आगे वो नोट कर लेते हैं, आगे फिर वो उसको रख देते हैं कि भाई जो फील्ड के अंदर ये समस्या ज़्यादा आ रही है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से कोई ना कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो सीरियस प्रॉब्लम फील्ड के अंदर है, कोई नई वैरायटी है, नई पैकेज ऑफ प्रैक्टिस या नई कोई टेक्नोलॉजी आई है, कैसे उसको डिसेमिनेट करना है फील्ड के अंदर, उस चीज़ को भी आपने केयर करनी है। तो अच्छा एक बताइए, आप डिफ्यूजन और डिसेमिनेशन में कुछ डिफरेंस पता है आपको? 2 वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, डिफ्यूजन और डिसेमिनेशन, पता है किसी को? जो हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो साथी हैं उन्होंने सुना होगा डिफ्यूजन और डिसेमिनेशन। कोई आइडिया कुछ? हाँ जी, हाँ बोलो, कुछ बोलोगे तभी तो हम ठीक करेंगे। और कोई? डिफ्यूजन में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई परफ्यूम है, मान लो ये परफ्यूम है, इस परफ्यूम का मैंने जो ढक्कन है वो खोल दिया, ठीक है, तो जो इसकी फ्रेगनेंस थी वो हमारे जितने भी साथी हैं उस सभी के पास चली जाएगी, दैट इज डिफ्यूजन। कुछ हमारे साथी हैं ये बोल दे मेरे को तो फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं है। आप लोग 40 आदमी बैठे हैं, 40 में से 30 को पसंद आ जाए, 30 को जरूरत हो मान ले उसकी, 10 ये बोल दे नहीं मेरे को फ्रेगनेंस मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई बात जिसकी किसी को जरूरत ना हो वो सभी के पास पहुंच जाए, दैट इज डिफ्यूजन। और डिसेमिनेशन जो आपका टारगेट है, मान लो हम डीएसआर की बात कर रहे थे, किसी को कोई वीड की समस्या है तो वीड वाले ही फार्मर के पास ही वो प्रॉब्लम जाए, वो रिकमेंडेशन जाए कि ये फंजीसाइड सॉरी ये वीडीसाइड आपको यूज करना है। तो टारगेट जो आपका पेनिट्रेट करता है, जो टारगेट आपका रहता है उसके पास ही जो इंफॉर्मेशन जाए, दैट इज डिसेमिनेशन। और मान लो कि आपने कोई जो काम कर रहे हैं आप फील्ड के अंदर, जो फीडबैक जो मैंने बताया था कि फीडबैक जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आगे जो रिसर्चर हैं वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर, उनको उनका सॉल्यूशन कैसे हो। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं 5-6। तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव आपकी डेफिनेशन, ये मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि हम बात करें फंक्शन की, 7 फंक्शन है एक्सटेंशन के। चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन गोल और चेंज इन एक्शन और चेंज इन कॉन्फिडेंस। तो हम मोटा मोटा से यदि एग्जाम्पल के हिसाब से यदि आप लोगों से डिस्कस करें, चेंज इन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, गोल, एक्शन, कॉन्फिडेंस। जैसे कि आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई, नॉलेज सबसे ज्यादा किससे चेंज होती है? नॉलेज चेंज करने के लिए कौन सा अच्छा मेथड है? लेक्चर। तो आपने नॉलेज चेंज की कि हाई यील्डिंग वैरायटी हमारे पास जो इजाद की है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, तो आप लोग है ना ये रिकमेंडेशन है इसकी शोइंग करो। तो जो भी फार्मर आपकी ट्रेनिंग में आया, आपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, लेक्चर उसमें दिया हाई यील्डिंग वैरायटी के ऊपर, तो उससे क्या होगा, फार्मर को थोड़ी सी नॉलेज होगी कि ऐसा ऐसा कुछ काम हो रहा है
जो यूनिवर्सिटी है हमारी कृषि खेती बाड़ी की, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, हमारे सुपरवाइजर एटीएम बीटीएम ये आईडियो जो भी स्टाफ है वो काम कर रहा है, उससे ट्रेनिंग करवाई, उसको नॉलेज होगी। उसके बाद स्किल, उसको ये पता लग गया कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, कि इसकी जो बुआई है, सोइंग टाइम है वो कब है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, सोइंग करनी है तो कब करनी है। तो इस प्रकार की स्किल की उसको जानकारी होगी, या उसने थोड़ा सा मतलब कि एक सैंपल के रूप में उसको कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, दैट इज स्किल। और एटीट्यूड, एटीट्यूड उसका ये था कि जो मेरे पास जो पहले यदि मैं कोई वैरायटी अडॉप्ट की है, तो पहले वाली जो वैरायटी है उसकी जो यील्ड है, जो उसकी उपज है वो 50 क्विंटल है, लेकिन उसका एटीट्यूड, यदि हम लोग बता रहे हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी है, कोई आई आपकी आई है, मान लो वीट की हम बात करें, कोई वीट की नई वैरायटी आई है, पहले वाली जो वैरायटी है उसकी जो यील्ड या उसकी जो उपज है वो 50 क्विंटल है, और जो नई वाली वैरायटी जो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जो वो यील्ड है, उसकी जो उपज है, सॉरी वो वैरायटी है, उसकी जो उपज 60 क्विंटल है। तो उससे क्या हो गया, उसका एटीट्यूड हमेशा क्या रहता है कि मेरी जो प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज हो। तो आप लोगों ने उसको ट्रेनिंग दी लेक्चर के माध्यम से, उससे क्या उसका एटीट्यूड फेवरेबल हो गया कि हाँ भाई जो हमारे पास ये मेरे को बताई है, यदि मैं वैरायटी अडॉप्ट करूंगा तो मेरी जो यील्ड है, मेरी जो उपज है वो 10 क्विंटल बढ़ जाएगी। तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर उसने क्या किया, आपने थोड़ा सा उसको बता दिया, फिर उसको डिटेल में उसने जाना कि भी इसमें क्या क्या हो सकता है, कितना इसका सीड रेट है, कब बिजाई करनी है, उसकी डिटेल में उसके जो पैकेज आपने बताया या प्रैक्टिस जो आपने बताई, जो रिकमेंडेशन आपने दी, उसको थोड़ा डिटेल में जाना। और जो उसका गोल था कि मेरी इंक्रीज कैसे हो यील्ड, तो उसने उसके बारे में सोचा, पहले मैं 50 ले रहा हूँ अब 60 ले रहा हूँ, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि चेंज करना है। फिर उसने क्या किया, उसको एक्शन में ले आया, उसके बारे में उसको नॉलेज मिली, उसके बारे में उसका एटीट्यूड फेवरेबल हुआ, उस डिटेल में उसको जाना, फिर उसको क्या किया, उसकी बुआई कर दी। और यदि बुआई कर दी, पहले 50 क्विंटल यदि किसी की यील्ड आ रही है पहले, यदि उसकी 55 या 60 हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज रहेगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, तो इससे क्या हुआ, उससे फिर उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, और आगे फर्दर जो रिकमेंडेशन आपने दी है ट्रेनिंग के माध्यम से, तो वो उसका अडोप्शन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम बात करें अडोप्शन की, अडोप्शन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो जो अडोप्शन होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, उसको हम 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम इनोवेटर बोलते हैं। जो इनोवेटर होते हैं ये 2.5% होते हैं, 2 से 3% होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और इनकी जो क्वालिटी होती है, इनकी जो लैंड होल्डिंग है, इनके पास जमीन ज़्यादा होती है, इनकी जो पेइंग कैपेसिटी है, यदि जमीन किसी की ज़्यादा है तो उसके पास पैसा भी ज़्यादा रहेगा, यदि किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा रहेंगे। किसी के पास पैसा ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक उनका जो टच है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं या जो प्लांट ब्रीडर हैं जो काम कर रहे हैं नई नई वैरायटियों पे, उनके वो टच में रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार वैरायटी रिलीज नहीं होती, इन लोगों के पास पहुंच जाती है। तो ये ऐसे जो सबसे मतलब कि तेज तबका है जो हमारे समाज का, ये 2 से 3% है, और इसको हम इनोवेटर बोलते हैं। वैसे इसका 2.5 है। और दूसरी जो हमारी कैटेगरी है इसको बोलते हैं अर्ली अर्ली अडॉप्टर। तो ये जो हमारी जो दूसरी कैटेगरी है, ये हमारे समाज के अंदर 13.5% ऐसे लोग होते हैं, 13 से 14% होते हैं। इनके पास थोड़ी सी जमीन कम होती है, इनसे जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स है उससे थोड़ी सी कम होती है। ये भी
लैंड होल्डिंग ठीक होती है, पैसे होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये इन लोगों को फॉलो करते हैं कंटिन्यू। ये जो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आपका डीडीओ ऑफिस है या डीएचओ ऑफिस है, उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो 34% होती है। इसको अर्ली मेजोरिटी बोलते हैं। जो दूसरे वाली ये भी 34% होती है, इसको लेट मेजोरिटी बोलते हैं। तो इनके पास इनसे कम होते हैं संसाधन, और ये भी हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। यदि कोई आप कैंप लगाते हैं वो अटेंड करते हैं। इनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं। जो लेट मेजोरिटी होती है उनके पास थोड़े से और कम होते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। जो लास्ट वाली जो कैटेगरी होती है इसको बोलते हैं लैगगार्ड्स। ये 16% होते हैं, और इनको जो देसी भाषा में बोलते हैं, ये भगवान के रूप होते हैं।